हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र जीएस दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुति सामान्य भूगोल। ठीक है, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। सामान्य भूगोल में जो है भारत का भूगोल से संबंधित पार्ट हो चुके हैं और उसी के आगे का विश्व का भूगोल आज की इस वीडियो में देखेंगे। और पूरा इस एक वीडियो में सारा जो है विश्व के भूगोल से संबंधित जितने भी मेन पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और तो देखेंगे आज इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुक्रमणिका देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, इसके बाद जानेंगे सौरमंडल के बारे में, फिर पृथ्वी के बारे में देखेंगे, इसके बाद चट्टानें हैं, फिर महाद्वीप हैं, फिर विश्व की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पठार हैं, ज्वालामुखी हैं, भूकंप है, घाटियाँ हैं, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल के बारे में देखेंगे, फिर घास के मैदान के बारे में, इसके बाद विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, फिर अधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश कौन कौन से वो देखेंगे, देशों के पुराने नाम क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या हैं, देशों की राजधानियां, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, लवणता, महासागरीय धाराएं, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध एवं वायुमंडल। इतनी जानकारी जो है हम लोग विश्व के भूगोल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और स्टार्ट करने से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल सके, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं विश्व के भूगोल से। और इसमें हम आज बात करेंगे ग्रहों की उत्पत्ति के विशिष्ट तथ्य के बारे में। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि फ्लो चार्ट है, तो जो लोग इसको डिटेल में पढ़े होंगे उनके रिवीजन करने के लिए ये अच्छा है। और जितने भी वनडे एग्जाम है आने वाले दिनों में तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो तर्कपूर्ण परिकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पनाएं और संकल्पना का आधार, ये तीन प्रकार हैं जो इसके आधार हैं और इस तर्क पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तर्कपूर्ण परिकल्पना की बात करें तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और वैज्ञानिक संकल्पनाओं में दो संकल्पना है, एक अद्वैतवादी और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, इसके बाद संकल्पना का आधार है तीसरा, जिसमें तारों की संख्या से संबंधित चीज़ें हैं। अब अद्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो इसमें कांट की वाव राशि परिकल्पना किया गया है और दूसरा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना दिया गया। ठीक है, द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन तथा मोल्टेन की ग्रहाणु परिकल्पना दिया गया है। जेम्स जीन्स एवं सर हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना इसमें दिया गया है। और एच.एन. रसेल का जो है द्वैतारक सिद्धांत दिया गया है। तो तीन प्रकार की सिद्धांत जो है द्वैतवादी संकल्पना में है और अद्वैतवादी में दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसमें देखेंगे। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखेंगे। तो आधुनिक सिद्धांत जो है वो महाविस्फोट का सिद्धांत है। सिद्धांत की व्याख्या जो किसने किया था तो रॉबर्ट वैगनर द्वारा किया गया था और सिद्धांत के प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत जो है उनके प्रतिपादक कौन थे, उनकी व्याख्या किसने दिया। ठीक है, अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। तो वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है, तो वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है, ब्लैक छिद्र या कृष्ण छिद्र जो है ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसके द्वारा, तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। आगे बात करते हैं तो जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम क्या है, तो उसको मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको तीन नाम दिया गया है, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे आधुनिक सिद्धांत तो वो है महाविस्फोट का सिद्धांत या इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल कौन सा है, तो वो है सप्तऋषि उसे कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, तो उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो अपने गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के कारण
तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता किसमें होती है? तो वो ब्लैक होल में होती है। ठीक है, ब्लैक होल में कोई भी तारा हुआ या कोई प्रकाश है वो अंदर जाने के बाद वो बाहर आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत ही उच्च है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आर्यन नेबुला उसे कहते हैं। ठीक है, आर्यन नेबुला जो है वो हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो सौर मंडल का ये चित्रात्मक दृश्य देख सकते हैं। ये सूर्य है और ठीक है, ये अब इस तरीके से देखते हैं, ये सूर्य। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है। इसके बाद ये बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, इसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है और फिर मंगल के बाद बृहस्पति है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बाद ये छोटे छोटे जो घूम रहे हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ठीक है, तो ये सूर्य के इसको सौर मंडल कहा जाता है और सूर्य के 8 ग्रह हैं इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं इनके आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखते हैं। यानी कि आकार के अनुसार ग्रहों का घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसके बाद छोटा ग्रह, फिर उसके बाद छोटा ग्रह, फिर उसके बाद छोटा ग्रह, फिर सबसे छोटा ग्रह। इस तरीके से हम देखेंगे कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो है बृहस्पति से छोटा ग्रह, दूसरा छोटा ग्रह जो है वो शनि है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो शनि ग्रह होगा। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा अरुण। ठीक है, इसके बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी आती है। ठीक है, तो यानी कि पृथ्वी जो है 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक है, इसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस तरीके से हम देखें कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह वो बुध है। ठीक है, अब सौर मंडल के ग्रह, अब इसमें 2 टाइप के ग्रह भी होते हैं। एक होता है पार्थिव ग्रह और दूसरा है गैसीय ग्रह। पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और गैसीय ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं, जिन्हें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। पृथ्वी हमारी कौन सी ग्रह है, तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है आरोही क्रम, यानी कि सूर्य से कितनी कितनी दूरी पर कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बुध की बात करेंगे तो बुध जो है सूर्य से 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद शुक्र है, शुक्र जो है 108.2 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। पृथ्वी जो है सूर्य से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद मंगल ग्रह है जो कि 227.9 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह है जो कि 778.6 मिलियन किलोमीटर दूरी पर। इसके बाद 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह के बाद शनि है, शनि जो है वो 1433.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद अरुण ग्रह है जो कि 2872.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है वरुण ग्रह जो कि सबसे दूर है 4495.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। तो सूर्य से जो है सबसे दूर ग्रह वरुण हो जाएगा और सबसे नज़दीक ग्रह बुध हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सूर्य से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है और सतह का तापमान जो है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो भी नासा के अनुसार जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य के सतह का तापमान। अवस्थिति की बात करें तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है
और इसमें जो ग्रहों सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, कोरोना की बात करें, कोरोना क्या है, तो केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के समान आंख से दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग जो होता है उसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभी कोरोना बीमारी फैली हुई है, तो कोरोना नाम जो है इसी नाम से पड़ा है, क्योंकि जो सूर्य का बाहरी भाग जो है वो और कोरोना का जो बाहरी भाग है वो लगभग सेम दिखता है सूर्य के बाहरी भाग की तरीके से, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम भी कोरोना रखा गया है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण होता है यहाँ पे, जिससे यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो चंद्रमा मध्य में जब आता है सूर्य और पृथ्वी के, तब सूर्य ग्रहण होता है। आगे बात करते हैं, अब एक एक ग्रह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बुध ग्रह की बात करेंगे। तो बुध ग्रह के बारे में देखेंगे। बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की अवधि जो है लगभग 88 पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस के 88 दिन में ये जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा बुध लगा देता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का ग्रहण भी करता है बुध ग्रह, क्योंकि सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध ही है। और बुध ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर है। बुध का व्यास जो बात करें तो व्यास यानी कि डायमीटर उसका 4879 किलोमीटर उसका डायमीटर है। ठीक है, और एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो लगभग 0.1 के पास है। ठीक है, लगभग 0.1। इसके बाद और विशिष्ट तथ्य की बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका दैनिक तापांतर जो है सबसे अधिक रहता है। सभी ग्रहों में लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये इसमें जो है प्राकृतिक ग्रह का अभाव है, यानी कोई इसका अपना कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, इसका माध्य तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और मैरिनर 10 जो कि बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, मैरिनर 10। आगे बात करते हैं, तो एक बसंत विषु के दूसरे बसंत विषु के बीच के समय के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं ट्रॉपिकल वर्ष। ठीक है, सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह, तो वो अपनी पृथ्वी है। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। किसका सफल परीक्षण किया गया था, तो वो मंगलयान का सफल परीक्षण था। वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है, उसे जो है पृथ्वी दिवस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह है वरुण, उसे इंग्लिश में नेपच्यून भी कहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है, तो वह अपनी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक है जितने भी ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रहों में से। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। ठीक है, शुक्र ग्रह के विशिष्ट तथ्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए सूर्य से इसकी दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है शुक्र ग्रह की, और सूर्य से दूसरा निकटतम तारा है। ठीक है, पहला बुध हुआ, दूसरा निकटतम तारा शुक्र है। ठीक है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। ठीक है, अन्य नाम इसको भोर का तारा भी कहा जाता है एवं सायं का तारा कहते हैं। ठीक है, शुक्र को। ठीक है, विशेषता इसकी तो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसको नग्न आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं। इसका अन्य नाम की बात करें तो पृथ्वी के जुड़वा बहन का नाम से भी ये फेमस है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगली ग्रह की बात करते हैं, तो पृथ्वी ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें सामान्यता देख लेते हैं, सामान्य जानकारी। ठीक है, तो सूर्य से इसकी दूरी जो है ये तीसरा ग्रह है क्रमानुसार, और ये आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, और इसकी बात करें तो स्थिति जो है सूर्य और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है,
और 21-22 जून को जो है सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के जो है सबसे बड़ा दिन होता है और इसे ग्रीष्म अयनात कहते हैं। ठीक है, अक्षीय झुकाव जो है इसका 23.5 डिग्री है और अन्य नाम इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। शीत अयनांत जो है वो 22-23 दिसंबर को होता है और सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना इस शीत अयनांत कहलाता है। ठीक है, अगले ग्रह की बात करते हैं तो है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं तो सूर्य से इसकी दूरी की बात करें तो ये क्रमानुसार चौथा ग्रह है और इसका माध्य तापमान जो है -65 डिग्री रहता है। ठीक है, मंगलयान ग्रह जो है भारत का प्रथम मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम था, जो कि मंगलयान के नाम से फेमस है, मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत उसका नाम रखा गया निक्स ओलंपिया। ठीक है, ओलंपस मॉन्स, तो ये भी याद रखना है। लाल ग्रह की संज्ञा इसे दी जाती है, क्यों दिया जाता है? सतह का रंग लाल होने के कारण। ठीक है, इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में, देख लेते हैं कुछ विशिष्ट तथ्य। तो बृहस्पति ग्रह जो है इसकी विशेषता की बात करें तो सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला यह ग्रह है और अब तक खोजे गए कुल इसके उपग्रह की बात करें तो 79 है। ठीक है, अन्य नाम इसका है लघु सौर तंत्र। ठीक है, 11.86 पृथ्वी वर्ष सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है इसको समय। ठीक है, और विशेषता बात करें तो तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों का यह प्रदर्शन करता है और इसके वलय की खोज जो है वर्ष 1979 में वायेजर फर्स्ट स्पेस प्रोब द्वारा किया गया था। वायुमंडलीय गैसें इसमें पाई जाते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। ठीक है, इसकी विशेषता बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे सन के बारे में बात करते हैं तो शनि जो है सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। इसके टोटल उपग्रह हैं जो 82 समय अभी तक। ठीक है, सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है, अन्य नाम है गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह। ठीक है, इसके बाद यह 29.4 पृथ्वी वर्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है। विशेषता इसकी है इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की उपस्थिति। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वलय टाइप की स्थिति है और इसकी वायुमंडलीय गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। इतनी सारी गैसें जो है शनि ग्रह पे पाई जाती हैं। चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह ये आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह वह आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी साथ में परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्र ग्रहण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो उसे चंद्र ग्रहण स्थिति होती है। अन्य नाम इसका जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया पड़ना पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है और यहाँ पे जो वायुमंडल का अभाव है। सौर मंडल का यह 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सुपरमून की स्थिति कब होती है तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट सुपरमून की स्थिति कहलाती है। परिक्रमण पथ इसका जो है दीर्घ वृत्ताकार है। आगे बात करते हैं दीर्घ ज्वार का, तो सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा और यह कब आता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में जब होते हैं उसे सिजगी की स्थिति कहा जाता है, तब दीर्घ ज्वार उठता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये सूर्य हुआ, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तीनों एक स्थिति में है और चंद्रमा बीच में है तो अमावस्या की स्थिति है इस तरीके से। और यहाँ पे जब चंद्रमा आता है तो पूर्णिमा की स्थिति होती है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं जब चंद्रमा की स्थिति इस तरीके से होता है, सूर्य है, पृथ्वी है और यह चंद्रमा है और इधर चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा सप्तमी अष्टमी को इस टाइप का होता है स्थिति पैरेलल में, तब इस समय जो है लघु ज्वार होता है।
लघु ज्वार में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण की स्थिति में घटित होते हैं और उस समय जो है सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटा ज्वार होता है, तो उसे लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा के बारे में और विशिष्ट तथ्य की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख भी है और ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है। चंद्रमा मनसो जातश्च सूर्यो अजाय सूक्ता, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऋग्वेद भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है। तो आंतरिक भाग के ताप में कमी है, तो चंद्रमा सिकुड़ने का मुख्य कारण। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1919 में किया गया था। ठीक है। नासा द्वारा लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। कब किया गया था, 2009 में किया गया था। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या था, लूना 9 नाम था। ठीक है। लूना 9 जो मिशन जो है वो, इसका संबंध किससे है, तो तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि रूस से था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, तो वो था अपोलो 8। ठीक है। अब अपोलो 8 के बारे में अपोलो 11 के बारे में जान लेते हैं। तो अपोलो 11 जो था वो भारत पहला समान अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है। अपोलो 11 जो था पहला समानव अंतरिक्ष मिशन था जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है। यानी कि अपोलो 11 में मानव सहित गए थे और ये कब हुआ था, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान जो है चंद्रमा पर उतरा था, 20 जुलाई 1969 को। और ये नासा का चंद्र अभियान था। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। भारत का चंद्रयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत जो है 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया और 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट जो है चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी किया और चंद्रयान सेकंड का लक्ष्य क्या था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान को संचालित करना। चंद्रयान सेकंड मिशन में क्या क्या शामिल था, तो ऑर्बिटर था, लैंडर था जिसका नाम विक्रम रखा गया था और रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम बात करेंगे धूमकेतु यानी पुच्छल तारे की। ठीक है। तो पुच्छल तारे के बारे में देखेंगे तो इसकी संरचना जो है आकाशीय धूल, बर्फ एवं हिमानी गैसों के पिंड से बनी होती है और विशेषता यह है धूमकेतु में सामान्यतः 2 पुच्छ होता है, धूल कणों से युक्त और एक आयोनाइज्ड। ठीक है। और हेल-बॉप जो है वो एक पुच्छल तारा है जो कि 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमकना, ठीक है, हेल-बॉप कहलाता है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है ये 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया था। आगे बात करते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये सूर्य हुआ, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पट्टी बनती है, इस पट्टी में क्षुद्र ग्रह पट्टी इसे कहा जाता है। ठीक है। मंगल और क्या कहते हैं, बृहस्पति के बीच में। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो शून्य अंश अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को आपस में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा क्या है, बृहत वृत्त रेखा होती है। ठीक है। इसके बाद अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों से संबंधित रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं।
और अक्षांश जो है पृथ्वी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के बारे में तो शून्य अंश अक्षांश पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी एवं दक्षिणी में विभाजित करने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो इसमें अब देख लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एन उत्तरी ध्रुव ये साइड होगा। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इसको कहते हैं 66 डिग्री 30 मिनट को नॉर्थ। और कर्क रेखा ये होता है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 0 डिग्री रेखा ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद 23 डिग्री 30 मिनट जो है साउथ मकर रेखा कहलाती है। इसके बाद अंटार्कटिका वृत्त जो है 66 डिग्री 30 मिनट जो है साउथ में अंटार्कटिका वृत्त होता है। और ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, देशांतर जो होता है वो विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसका मापन डिग्री में हो उसे देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, यानी इस साइड में ऐसे ऐसे जो मिली होती हैं इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सभी देशांतर रेखाएं जो है लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और बृहत वृत्त कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम जो है विषुवत वृत्त पर 111.3 किलोमीटर होती है और न्यूनतम जो है ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो ऐसी देशांतर रेखा जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए उसे प्रधान मध्यांतर रेखा कहेंगे, मध्याह्न रेखा कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ये बेरिंग जल डमरू मध्य के समानांतर होती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर प्रथम मध्याह्न रेखा कहेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण रेखा होती है। ठीक है, पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री के रूप में होती हैं। आगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं। तो विषुवत वृत्त पर दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं और विशेषता है ग्लोब का 2 बराबर भागों में विभाजन। इसका अन्य नाम है बृहत वृत्त। ठीक है, कुल लंबाई जो है इसकी लगभग 40,090 किलोमीटर है। वार्षिक तापांतर यहाँ पे न्यूनतम होता है। ठीक है, संबंधित कुल देश कितने हैं इससे? तो 13। ठीक है, 13 देश से संबंधित यानी भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह है विषुवत रेखा 0 डिग्री गोलार्ध। इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध है और इधर उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और मकर रेखा जो है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की ओर जो है रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होती है, उसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कर्क रेखा और मकर रेखा में याद रखना है अंतर। कर्क रेखा से संबंधित देश एवं क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, बहामास और मैक्सिको से कर्क रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इसके बाद इजिप्ट और माली, नाइजर और चाड इतने देशों से होकर अफ्रीकी महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं। मकर रेखा से संबंधित देश के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील इतने देशों से होकर गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मडागास्कर इतने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ओशिनिया की बात करें तो यहाँ पे टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस का अधिकार है जहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो इस तरीके से कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं दोनों रेखाएं, दोनों नहीं तीनों रेखाएं। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ये आपको याद रखना है। दिन रात से संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। तो पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं किस महाद्वीप से, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से, अभी बताया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं तो विषुवत तथा मकर रेखाएं, जो ये दो रेखाएं हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। मकर संक्रांत जो कि 20, 21, 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तब जो है मकर संक्रांत होती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि जो होती है वो 6 महीने होती है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक जो है 20-21 जून को होता है, यानी कि 20-21 जून को दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है, तो बिग बैंग सिद्धांत को माना गया है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, तो 21-22 मार्च को बसंत विषु के समय और 22-23 सितंबर को शरद विषु के समय समय जो बराबर होते हैं, तो दिन और रात दोनों इस समय को बराबर होते हैं। ठीक है। 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए में प्रयोग किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों धूल कणों से हुई है, यह सुझाव किसने दिया था, तो यह दिया था ऑटो शिम्ड ने। ठीक है, ऑटो शिम्ड ने। आगे बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में एक नज़र देखते हैं। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ज्वारीय परिकल्पना, इसके प्रतिपादक थे जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी। ठीक है। दूसरा सिद्धांत विखंडन कर परिकल्पना, इसके प्रतिपादक थे रॉसगन। ठीक है। तीसरा सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे जॉर्ज लेमेंटियर, जो ये अभी सटीक माना जाता है। ठीक है। चौथा सिद्धांत है टकराव सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे बफन। ठीक है। पांचवा सिद्धांत है वायव्य राशि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे इमैनुअल कांट। ठीक है। इसके बाद निहारिका परिकल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे लाप्लास, और ग्रहण परिकल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे चैम्बरलिन तथा मोल्टन। ठीक है। उल्का परिकल्पना के सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉकियर। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद अब देखेंगे भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प यानी कि पीरियड का नामकरण एवं उनकी विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे कैम्ब्रियन कल्प की। इसकी विशेषता है सागरों में बिना ऋण वाले जीवों का उद्भव हुआ। इसके बाद ऑर्डोविशियन कल्प की। ऑर्डोविशियन कल्प की विशेषता है पर्वत निर्माण प्रारंभ हुआ, सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय होना। यह ऑर्डोविशियन कल्प में आया। ठीक है। इसके बाद सिलुरियन कल्प, सिलुरियन पीरियड जो है ये इसकी विशेषता बिना पत्ते वाली वनस्पतियों का स्थल पर विकास, प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। ठीक है। इसके बाद लास्ट है डिवोनियन कल्प। इसकी विशेषता है पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अधिक सक्रिय अवस्था में रही, विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति हुई। इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिवोनियन कल्प को। इसके बाद कार्बोनी फेरस कल्प है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो कार्बोनी फेरस कल्प में जो है पेंजिया यानी कि समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न हुआ, और फिर इसके बाद पैंथालासा यानी कि पेंजिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग का विकास। इसके बाद लॉरेसिया पेंजिया का उत्तरी भाग, उदाहरण जैसे कि उत्तरी अमेरिका। ठीक है। गोंडवाना लैंड हुआ। इसके बाद ये पेंजिया का दक्षिणी भाग था, उदाहरण इसमें देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। और पेंजिया के उत्तरी भाग में जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया क्षेत्र आते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं पार्मियन कल्प। पार्मियन कल्प की बात करें तो इसकी विशेषताओं में यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ और स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, ये पार्मियन कल्प के अंतर्गत हुआ। इसके बाद ट्रियासिक कल्प के विशिष्ट तथ्य में तो सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ, मक्खियों का विकास हुआ, रेंगने वाले जीवों में स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। ठीक है, और दीमक जैसे जीवों का भी विकास ट्रियासिक कल्प में हुआ। इसके बाद क्रिटेशियस कल्प देखेंगे।
तो क्रिटेशियस कल्प की मुख्य विशेषता में खड़िया मिट्टी का जमाव होने लगा, जैसे उदाहरण रॉकी, एंडीज, पनामा कटक आदि पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति होने लगी। निर्माण क्रिया में अत्यधिक सक्रिय हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद जुरासिक काल देखेंगे। जुरासिक काल में स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार होने लगा। डायनासोर के प्रभुत्व का कल्प इसे कहा जाता है। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास का उद्भव हुआ। ठीक है, भारत में इसके अवशेष मिले हैं, खेड़ा जिला गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 जगह इसके अवशेष मिले हैं भारत में। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण कब हुआ? तो प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का विकास कब हुआ? तो इयोसीन युग में हुआ है। आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? मायोसीन युग में। लघु हिमकाल का समय कब माना जाता है? तो 1300 से 1870 ईस्वी तक माना जाता है। डायनासोर का काल कितना था या कब था? तो 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल का विस्तार है तो प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का ये विस्तार है। ठीक है, वलन क्रिया परिणाम है तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। आगे बात करेंगे चट्टानों के बारे में। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी सैलें चट्टानों से बनी है। सैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सैल कठोर, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी तथा तलछटी चट्टान, तीसरा रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। अब पहला बारे में बात करते हैं आग्नेय सैल के बारे में। ठीक है, आग्नेय सैल की विशेषता देख लेते हैं। तो ये रवेदार होती हैं, परतों का अभाव होता है, इसमें पूरा जीवाश्मों का भी अभाव होता है। ठीक है, आग्नेय सैल का संबंध जो प्राय ज्वालामुखी की क्रिया से निर्माण होता है। इसका निर्माण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा बाह्य भाग में लावा से उपस्थित इसका निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट हुआ, गैब्रो हुआ, बेसाल्ट है, पैगमाइट है, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ आदि ये सारे आग्नेय सैल के उदाहरण। ठीक है, अन्य नाम है इसका प्राथमिक सैल भी कहा जाता है और ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अवसादी सैल की। अवसादी सैल का निर्माण जो है अपचय एवं अपर्दन के कारकों द्वारा मौलिक चट्टानों में विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप संवहन एवं निक्षेप से होता है। अवसादी सैल का निर्माण। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया जो है सिली भवन टाइप का होता है। वर्गीकरण के बात करें तो यांत्रिक रूप में निर्मित उदाहरण जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोयस, सिल्ट आदि ये सारे उदाहरण यांत्रिक रूप से निर्मित हैं। और कार्बनिक रूप से निर्मित तो उदाहरण की बात करें तो कोयला और खड़िया। ठीक है, इसके बाद रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं तो उसमें श्रृंग पत्थर और हेलाइट आदि आते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल या लोयस या सिल्ट फिर किस सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो वो अवसादी सेल के उदाहरण होते हैं। आगे बात करेंगे रूपांतरित सेल की। तो रूपांतरित सेल का निर्माण जो है ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, रूपांतरित सेल का निर्माण आग्नेय और अवसादी सेलों में ताप एवं दाब के कारण परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इसका अन्य नाम भी कायांतरित सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पुनः रूपांतरण इसका हो सकता है जब रूपांतरण सेल का भी रूपांतरण हो जाए उसे पुनः रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, अब आग्नेय सेलों से बनी रूपांतरण से आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के उदाहरण की बात करें तो देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आग्नेय सेल है और उससे रूपांतरित होकर नीस चट्टानें बनती है। ठीक है, बेसाल्ट है, बेसाल्ट से शिष्ट चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट्स बनती हैं जो कि ये रूपांतरण चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों तो सेल से जो है स्लेट बनती हैं, चूना पत्थर से संगमरमर बनती हैं, कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट बनती हैं, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनती हैं, चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर बनती हैं। ठीक है, तो संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट ये सारी अवसादी चट्टान हुई। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी तो देखिए स्लेट से बनती हैं फाइलाइट। ठीक है, फाइलाइट से बनती हैं सिस्ट और गैब्रो से बनती हैं सर्पेंटाइन। तो ये फाइलाइट, सिस्ट, सर्पेंटाइन ये रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेल होती हैं। ठीक है,
अब आगे हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो महाद्वीप में सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप समझेंगे। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में जो है प्रशांत महासागर स्थित है, दक्षिण दिशा में जो है हिंद महासागर स्थित है, पश्चिम दिशा में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर स्थित है, और उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर स्थित है। इसके बाद महाद्वीपों का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की बात करें तो 4,45,00,000, ठीक है, 79,000 वर्ग किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का तो 3,65,00,000 के आसपास इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है, 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, ठीक है, 1,78,19,000। इसके बाद अंटार्कटिका की बात करें तो 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर। फिर यूरोप आता है, इसके बाद सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के स्थिति के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप के पूर्व दिशा में जो है यूराल पर्वत स्थित है, उत्तर दिशा में जो है आर्कटिक महासागर स्थित है, पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर स्थित है और दक्षिण दिशा में भूमध्य सागर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये इसकी विशेषता जो है विषुवत, मकर वृत्त और कर्क वृत्त तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसमें कुल देश टोटल 54 है, ठीक है। जिब्राल्टर संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से पृथक होती हैं, ठीक है। पूर्व में जो है हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अब इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नामकरण जो है अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर किया गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नामकरण, कुल देश इसमें टोटल 23 है, ठीक है। पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर स्थित है, पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। और बेरिंग जलसंध उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करने वाली संरचना जो है उसको क्या कहते हैं, बेरिंग जलसंध, ठीक है। बेरिंग जलसंध से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप अलग होती हैं। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो इसकी अवस्थिति देखेंगे तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है, और ये पनामा जलसंध यहाँ इससे संबंधित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली संरचना है पनामा जलसंध, ठीक है। इसमें कुल देश 12 हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 12 है। सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील है। आगे बात करेंगे महाद्वीपों के मध्य ऊंचाइयाँ, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंचाई है 1846 मीटर, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप की ऊंचाई है 720 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप की ऊंचाई है 585 मीटर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ऊंचाई है 554 मीटर, यूरोप महाद्वीप की 302, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 330 और एशिया महाद्वीप की 923 मीटर ऊंचाई है। विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं, पर महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो इनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका की बात आप लोग सुने होंगे। तो लैटिन अमेरिका में ये दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज आते हैं। अंध महाद्वीप के रूप में कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज की है और दावा किया है, वो उसका नाम क्या रखा गया है, तो जीलैंडिया उसका नाम रखा गया, ठीक है। जीलैंडिया जो कि 8वें महाद्वीप के बारे में बात कही जा रही है कि 8वां महाद्वीप वो होगा, ठीक है। इसके बाद पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। तो पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है, ठीक है। पर्वत क्षेत्र जो है साधारणतः समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, साथ ही उस क्षेत्र में सापेक्ष ऊंचाई से भी अधिक हो, उसे पर्वत कहा जाएगा, पर्वत क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। पर्वत क्षेत्र का विस्तार जो विश्व का लगभग 25% भाग पर्वतीय क्षेत्र में है, ठीक है।
पर्वत का संरचना दिया गया, देखिए इस तरीके से पर्वत होता है। विश्व की कुल जनसंख्या के केवल 12% का निवास क्षेत्र है, ठीक है। भारत में गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1366 मीटर है, फिर भी इसको पहाड़ी कहा जाता है। अब विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण देख लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो निर्माण इसका जो हुआ है वो संपीड़न या वलन की शक्तियों द्वारा होता है मोड़दार पर्वत का। इसकी विशेषता जो है विश्व के सर्वाधिक ऊंचे और विस्तृत पर्वत इसी में मिलते हैं, मोड़दार या वलित पर्वत, ठीक है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी माला और रॉकी पर्वत श्रेणी माला, ठीक है। एंडीज पर्वत की बात करेंगे तो इसकी विशेषता है तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी माला एंडीज, और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ पर्वत जो है सर्वोच्च बिंदु है। दूसरा रॉकी पर्वत, इसकी स्थिति या अवस्थिति कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख नवीन वलित पर्वत से संबंधित तथ्य। तो नवीन पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। इसकी अवस्थिति देखेंगे तो दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी की इसकी बात करें तो माउंट एवरेस्ट या सागर माथा, ठीक है, जो कि विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं जो है ये भी नवीन पर्वत के उदाहरण है, और इसकी अवस्थिति देखेंगे तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक या आओराकी, माउंट कुक या आओराकी, जो कि दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद आल्प्स पर्वत मालाएं भी नवीन या वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसका विस्तार क्षेत्र है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है मोंट ब्लैंक। अब इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य जान लेते हैं। तो रॉकी एवं एटलस पर्वत का उदाहरण है। तो रॉकी एवं एटलस पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, तो पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया पठार को कहा जाता है। व्हाइट पर्वत स्थित है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है, इसका निर्माण हुआ था तो ये कैलिडोनियन युग में हुआ था। कैलिडोनियन युग में जो अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो नॉर्थ कैरोलिना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। आगे बात करते हैं गुंबदादार पर्वत, ठीक है। गुंबदादार पर्वत जो है वो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलीय उभार के कारण होता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है, इसमें सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, ठीक है, और जापान का फ्यूजियामा तथा इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, ये सारे गुंबदादार पर्वत के उदाहरण, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है पिरेनीज पर्वत जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है, ठीक है। एपिनाइन पर्वत स्थित है, तो एपिनाइन पर्वत जो है इटली में स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। इसके बाद रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस जो है रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम का है माउंट किलिमंजारो, ये जो कि तंजानिया में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत का नाम क्या है, तो ड्रांकेंस पर्वत, ड्रांकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कोसिस्को पर्वत शिखर, जो कि सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद हम बात करेंगे मिश्रित या जटिल पर्वत के उदाहरण की। तो मिश्रित और जटिल पर्वत के उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है सियरा नेवादा और एनाकोंडा, ये मिश्रित या जटिल पर्वत की उदाहरण पर्वत श्रेणियाँ होती हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है तनाव एवं खिंचाव शक्तियों द्वारा होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, भ्रंश या दरार पर जाना, ठीक है। और ये जो है कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख उदाहरण है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट भी है, और फ्रांस का वासजेस पर्वत भी इसका उदाहरण, ठीक है। अब बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण जो है वो
अपरदन शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत के घर्षित हो जाने के परिणाम स्वरूप होता है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण की बात करें तो पेनाइन पर्वत जो कि यूरोप में पड़ता है, अपलेशियन पर्वत जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और अरावली पर्वत जो कि भारत में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब हम पठार के बारे में बात करेंगे। तो पठार जो है भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण हैं। पठारों का स्थान ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आता है। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण करेंगे तो हिमानी का पठार और अंतर पर्वतीय पठार दोनों के बारे में देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम हिमानी के पठार के बारे में देखेंगे। तो इसका निर्माण जो है विस्तृत हिमानियों द्वारा पर्वतीय पठारों के अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार के जैसे निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण जो हैं वो है जर्मनी में प्रासिया का पठार, भारत के कश्मीर प्रांत में मार्ग की जो रचना है वो हिमानी पठार का उदाहरण है। ठीक है, अब अंतर पर्वतीय पठार के बारे में विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। तो भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत और जटिल पठार होते हैं। चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ ये पठार होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण की बात करें तो तिब्बत का पठार है, चेंगतांग किंघाई तिब्बत का पठार है, बोल्विया का पठार है, पेरू का पठार है, कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको का पठार है। इतने सारे जो पठार हैं ये अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर अगला पठार आता है जलकृत पठार। ठीक है, जलकृत पठार जो है वो इसका निर्माण जो है पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्स्वलन तथा नदी द्वारा निक्षेप दोनों क्रियाओं से होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में विंध्य पठार, शिलांग पठार, म्यांमार में शान पठार, ये इतने पठार जो हैं ये जलकृत पठार के उदाहरण। ठीक है, म्यांमार का शान पठार, भारत का विंध्य पठार और शिलांग पठार। इसके बाद हम बात करते हैं गिरिपत पठार के बारे में। गिरिपत पठार की विशेषताएं हैं पर्वतों के आधार पर यह स्थित पठार होता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पीडमांट का पठार होता है, और दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया का पठार जो है ये दोनों पठार गिरिपत पठार के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं पवनकृत पठार के बारे में। तो इसका उदाहरण की बात करें तो पाकिस्तान का पोटावर पठार और चीन का लोयस पठार, ये दोनों पठार जो है पवनकृत पठार के उदाहरण हैं। गुम्बदाकार पठार के बारे के उदाहरण की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार इसका उदाहरण है। आगे बात करते हैं तो महाद्वीपीय पठार होता है, इसका उदाहरण है प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। अरब का पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये सारे महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद ज्वालामुखी पठार देखेंगे। तो इसके उदाहरण की बात करें तो कोलंबिया का पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये भी ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। आगे बात करते हैं तो तटीय पठार के बारे में। तो इसका उदाहरण जो है वो भारत का कोरोमंडल तट है जो कि तटीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है पेटागोनिया पठार में स्थित है। ठीक है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 4.5 किलोमीटर से अधिक है समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एंड हिमालय को भी संसार का छत कहा जाता है, जो पामीर के पठार में। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो है टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। इसके बाद अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी वो स्थान होता है जहाँ पे गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा आदि निकलकर पृथ्वी के धरातल तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प यानी कि H2O सर्वाधिक निकलता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो अब ज्वालामुखी के प्रकार में देख लेते हैं। तो एक देखिए पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषता है दीर्घ काल से उद्भेदन या विस्फोट, उद्भेदन को विस्फोट भी कहा जाता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है,
और उद्भेदन की संभावना बने रहता है, ठीक है, तो उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और उदाहरण की बात करें तो माउंट सेंट हेलेंस है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसका अन्य नाम है द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका, ठीक है, द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका इसका नाम है माउंट सेंट हेलेंस का। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रायः इसमें विस्फोट और तथा उद्बोधन होता रहता है, ठीक है। और किलाई जो है ये वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो किलाई हुए, ठीक है। ओजोस डेल सेलाडो जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। और मौना लोआ जो कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। आगे बात करते हैं मृत ज्वालामुखी के बारे में। तो मृत ज्वालामुखी जो है ये विस्फोट प्रायः बंद हो जाता है, भविष्य में विस्फोट की संभावना नगण्य होती है, उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो कुलाल ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका में है, चिम्बराजो ज्वालामुखी जो कि इक्वेडोर में है, और पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में है, और दामवंत ज्वालामुखी जो कि ईरान में है। ये सारे ज्वालामुखी जो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्गार अब प्रायः बंद हो गया है, विस्फोट प्रायः बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति, तो उसे क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित क्रेटर झील का कौन सा उदाहरण, तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये पर्वत, ठीक है। इसके बाद अब हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों उनकी अवस्थिति के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। देखिए माउंट किनाबालू, तो माउंट किनाबालू ज्वालामुखी जो है ये मलेशिया देश में स्थित है। अलबुर्ज ज्वालामुखी ये ईरान देश में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको में स्थित है। इसके बाद माउंट रेनियर ज्वालामुखी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट ताल ये फिलीपींस में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में स्थित है। पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी ये मैक्सिको में स्थित है। माउंट सस्ता ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। इसके बाद सबनकाया ज्वालामुखी ये पेरू देश में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। पैरीकुटिन ज्वालामुखी ये मैक्सिको में स्थित है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में स्थित है। दामवंत ईरान में स्थित है। विल्लारिका चिली में स्थित है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट सिनाबुंग ये भी इंडोनेशिया देश में स्थित है। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहलाता है या अंतकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगों के बारे में। तो इसका अन्य नाम है अनुदैर्घ्य तरंगे। गति इसकी सर्वाधिक होती है। संचरण इसका पृथ्वी के प्रत्येक भाग में होता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों भाग में होता है। विशेषता क्या है, तो धन तरंगों के समान इसकी गति होती है। प्रभाव जो है ये द्वितीयक एवं धरातलीय तरंगों से कम प्रभावी होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगों के बारे में। तो द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगों के बारे में इसकी गति जो है प्राथमिक तरंगों से अपेक्षाकृत कम होती है। इसका अन्य नाम देखेंगे तो आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। संचरण की बात करें तो ठोस में गमन किंतु तरल या द्रव माध्यम से गुजर नहीं पाती, ठीक है। यानी कि द्वितीयक तरंगे जो है वो ठोस में जाती हैं या चलती हैं, लेकिन तरल या द्रव माध्यम से ये गुजर नहीं पाती, ठीक है। और इसकी विशेषता है प्रकाश तरंगों के समान तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रभाव इसका जो प्राथमिक तरंगों से अधिक होता है और धरातलीय तरंगों से कम होता है। तो ये था द्वितीयक के तरंगों के बारे में बातें। अब देखते हैं धरातलीय तरंगों से बातें, प्रमुख जितने भी चीजें हैं। धरातलीय तरंगों की गति जो है प्राथमिक तथा द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। इसका अन्य नाम है लंबी तरंग, लॉन्ग वेव, ठीक है।
प्रकृति जो है सर्वाधिक विनाशकारी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी धरातलीय तरंगें होती हैं। इसकी विशेषता जो है वो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र तक ये पहुंच जाती है। और भ्रमण पथ जो है पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। तो ये बहुत ही विनाशकारी होता है, जो कि भूकंप का धरातलीय तरंग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो समकोण पर ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, समकोण बनाता हुआ अधिकेंद्र जो है सदैव भूकंप मूल के ठीक समकोण पर स्थित होता है। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र, तो उसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण जो है उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील होता है, मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप का। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। भूकंप से संबंधित और पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा है, तो उसके लिए सागरीय तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु होता है, और नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण क्षेत्र होता है, या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र होता है। तो वहाँ पे भूकंप उत्पत्ति होने के लिए आवश्यक ये चार दशाएं हैं। इनके कारण जो है भूकंप आ सकता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के बारे में विशिष्ट तथ्य जान लेते हैं। तो भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोमीटर से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का यह मापन है, और सूचक यह विमुक्त ऊर्जा मुक्त करती है। तो सूचक से इस तरीके से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद भूकंप की तीव्रता जो है विमुक्त ऊर्जा का सूचक और मापन इसका मर्केली स्केल पर किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। भूकंप का परिमाण जो है इसका मापन रिक्टर स्केल पर भी किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे घाटियों के बारे में। ठीक है, घाटियाँ तो धरातल पर मैदानों, पठारों, पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी या वैली कहा जाता है। अब इसके आगे पॉइंट के बारे में देखेंगे। विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख घाटी स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयर घाटी की। लॉयर घाटी जो है ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, फिर सेक्रेड घाटी की। सेक्रेड घाटी जो है ये पेरू में स्थित है। पेरू एक देश है। रैबिट घाटी की बात करें तो रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैकवुड घाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे चितवन घाटी। तो चितवन घाटी नेपाल में स्थित है। चुम्बा घाटी की बात करें तो यह भारत, भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पो घाटी की बात करेंगे तो पो घाटी जो है इटली में स्थित है। और एक घाटी की बात करते हैं स्वात घाटी। स्वात घाटी जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, और ब्लैकवुड घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और घाटियों से संबंधित जान लेते हैं। तो देखिए, राजाओं की घाटी, इसकी अवस्थिति जो है ये मिस्र में है। नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। अन्य नाम इसका है वादी एल मुल्क। वादी एल मुल्क जो है इसका अन्य नाम है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो घाटियां दिया हुआ, इधर अवस्थिति कहाँ किस देश में स्थित है। तो प्लीजेंट घाटी जो है, प्लीजेंट घाटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एब्रो घाटी की बात करें तो स्पेन में स्थित है। पंजशीर घाटी की बात करें तो काबुल के उत्तर में यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है। टेलर घाटी की बात करें तो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश यानी कि मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल जो है पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग हैं। यह मुख्यतः उपोष्ण दाब, उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मरुस्थल होने के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का होना, तो उसे मरुस्थल क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल दो टाइप के होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में 15 से 30 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांशों और दक्षिण में 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की बात करें तो यह 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो गोभी मरुस्थल है जो कि मंगोलिया और चीन
में स्थित है, ठीक है। और पेटागोनिया मरुस्थल है जो कि अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। आगे बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है, नॉन पोलर मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल जो है 3.6 मिलियन वर्ग मील है। इसका विस्तार क्षेत्र की बात करें तो ये अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा में इतने सारे देश को ये कवर करता है सहारा मरुस्थल। अगला मरुस्थल की बात करते हैं तो अटाकामा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका के पेरू और चिली देश, दोनों देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इसके प्रमुख खनिज भंडार क्या क्या इस मरुस्थल में पाया जाता है? तो सोडियम है, नाइट्रेट है और तांबा आदि इस अटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगले मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में है। और विशेषताओं की बात करें तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह मरुस्थल है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं घास के मैदान के बारे में, ठीक है। तो घास का मैदान जो है, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 भागों में इसका विभाजन होता है। ये घास के मैदान जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, जिन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा घास का मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। यह घास के मैदान जो है लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। अब विश्व के प्रमुख घास के मैदान मैप द्वारा देख लेते हैं। तो देखिए, यह है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ठीक है। ये रसिया क्षेत्र है और इसमें देखिए ये टुंड्रा की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर भी ये यूरोपियन क्षेत्र है और यहाँ पे भी टुंड्रा की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव के आसपास जो है टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहाँ पर भी मतलब ठंडे प्रदेशों में टुंड्रा की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। अमेरिका के ये बीच मरुस्थल यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास प्रेरी घास पाई जाती हैं। और ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे लानोस घास है, ठीक है, कैंपास घास है, सेल्वास घास इस साइड में और पंपास घास सबसे नीचे पाई जाती है, ठीक है। मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ पे स्टेपी घास पाई जाती है, ठीक है। चाइना के आसपास की घात करें तो मंचूरिया घास की बहुतायत है, ठीक है। और इधर जो बात करते हैं मध्य एशिया के पश्चिम साइड में तो पुष्टाज घास पाया जाता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सवाना घास ज़्यादा पाए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में बेल्ट घास पाया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे डाउन्स की घासें पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया मैप द्वारा। अब आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, लानोज घास के मैदान जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड घास जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपास जो है दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में पाया जाता है, ठीक है। सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसको क्या कहेंगे? तो उसे डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसे डाउन्स कहा जाता है घास के मैदान को। सवाना घास का मैदान जो है मुख्यतः कहाँ पर फैले हैं? तो पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। प्रेरीज, पंपास, बेल्ट, स्टेपीज और डाउन्स घास के मैदान के उदाहरण हैं। तो ये सब सारे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं, ठीक है। ओरिनिको बेसिन यानी कि वेनेजुएला और कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज, होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान कौन से हैं? तो सवाना घास के मैदान के उदाहरण, ठीक है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वो मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में भी पाया जाता है, तो वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। अब बात करेंगे विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, जो कि सोमाली प्रायद्वीप में शामिल कितने देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यह पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं और उनके नाम क्या क्या। 4 ऑप्शन में इन्हीं चारों देशों में से 3 को दे देगा, 1 का देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज हैं। तो देखिए, पहला आता है सोमालिया, दूसरा जिबूती, तीसरा इरिट्रिया और चौथा इथोपिया, ठीक है। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका
के जो 4 देश हैं, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया। ठीक है, अब अफ्रीका जो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, बीच में, तो यहाँ पे जो इस साइड में इतना ये भाग निकला हुआ है, इसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इधर लाल सागर है, और फिर इधर लाल सागर के बाद जो है मध्य एशिया और एशिया, इधर भारत आ जाता है। ठीक है, इधर चले जाएंगे तो यूरोप आ जाएगा, मिस्र देश यहीं पर बसा हुआ है, इजराइल भी यहीं पर है। तो ये जो कोने पर जो है लाल मध्य सागर के आसपास है, तो उससे जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप भाग के भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से भाग हैं। तो उसमें स्कैंडिनेवियन में जो है स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और उत्तरी फिनलैंड आता है। ठीक है, 3 देश स्कैंडिनेवियन में आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, उत्तरी फिनलैंड। ठीक है, 3 देश हैं स्कैंडिनेवियन जिसे कहा जाता है, उत्तरी फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अफगानिस्तान के सीमा साझेदार देशों के बारे में। तो उत्तर दिशा में 3 देश मिलते हैं अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, और उत्तर पूर्व में 2 देश मिलते हैं, चीन और भारत। ठीक है, भारत जो है वो उत्तर पूर्व से अफगानिस्तान से मिलता है। अफगानिस्तान के पश्चिम दिशा में ईरान देश है, और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा में पाकिस्तान देश है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड है, वेल्स है एवं स्कॉटलैंड है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। तो ये नोट्स के रूप में है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जा सकता है या ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 सम्मिलित क्षेत्र हैं, इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इन्हीं तीनों देश के समूह ने पूरे विश्व पर राज किया हुआ है। ठीक है, जिनको इंग्लैंड या अंग्रेज कहा जाता है। अगला बात करेंगे कैस्पियन सागर के सीमा साझेदार देश। तो कैस्पियन सागर के रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान है। इतने देश जो हैं ये कैस्पियन सागर के सीमा साझेदार देश हैं। ठीक है, रूस, अजरबैजान, ईरान रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जो कि कैस्पियन सागर के साझेदार देश हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया के देशों में सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है। तो वो है बांग्लादेश। सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः है एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश यानी कि इनका कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पोलिनेशिया हैं, ये ओशिनिया के द्वीप समूह उप समूह है। ठीक है, ओशिनिया के उप समूह 3 देश हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है। तो वो है चिली। ठीक है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित वह रेगिस्तान जो कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला है, वो है काराकुम रेगिस्तान। ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल जो है ये ईरान में स्थित है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। किजलकुम मरुस्थल जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित। ठीक है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह चीन में स्थित है, झिंझियांग यूबर प्रांत में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधीन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है इसके बारे में देख लेंगे कुछ पॉइंट। ग्रीनलैंड जो है खोजकर्ता था एरिक द रेड। ठीक है, 1380 ईस्वी में डेनमार्क का अधिकार था इस पर। ठीक है, अवस्थिति जो है इसका देखेंगे तो आइसलैंड के निकट ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, 85% भाग इसका बर्फ से आच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ 85% भाग। और वैश्विक स्थिति की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ये द्वीप कहलाता है। विशेष तथ्यों में राजनीतिक रूप से ये यूरोप महाद्वीप का भाग है, और भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अपने अमेरिका महाद्वीप का भाग है। तो ये आपको याद रखना है ग्रीनलैंड के बारे में। आगे बात करते हैं विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश, यानी कि एल्यूसियन द्वीप जो है ये किसके अंडर आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, बियर द्वीप है जो ये नॉर्वे के अंडर आता है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप है जो ये रूस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आजोर्स द्वीप है जो कि पुर्तगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अब अधीन या निर्मित क्षेत्र निर्भर क्षेत्र वो क्षेत्र हो कहलाता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है, तथा इन्हें राष्ट्र शासक की मुख्य भूमिका हिस्सा भी नहीं माना जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मेडेरिया द्वीप समूह के क्षेत्र पर किसका अधिकार है? तो पुर्तगाल का अधिकार है, ठीक है, अभी भी। कैरिबियन सागर के पूर्व में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित फॉकलैंड द्वीप है ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, फॉकलैंड द्वीप जो है, ठीक है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप है, ये नॉर्वे अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित कैनरी द्वीप समूह है, ये स्पेन अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है। कैनरी द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप किसके अधीन है? तो ऑस्ट्रेलिया के अधीन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्थल रुद्ध देश, ठीक है। स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या टोटल 45 है, ठीक है। 45 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, ठीक है। वो महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है वो कौन सा महाद्वीप है? तो वो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश हैं सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनके समुद्र से लगती है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल रुद्ध देश का नाम क्या है? लाओस, ठीक है। लाओस एकमात्र स्थल रुद्ध देश है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश का नाम क्या है? कजाकिस्तान, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थल रुद्ध देश तो बोल्विया और पराग्वे, ये दो देश हैं दक्षिण महाद्वीप में। आगे हम बात करेंगे देश के पुराने नाम, ठीक है, यानी कि देश का इसमें वर्तमान नाम और इसका पुराना नाम क्या था ये भी देखेंगे। तो जापान देश का पुराना नाम जो था वो निप्पन था, ठीक है, निप्पन कहा जाता था पहले इसको। ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया कहा जाता था। लेसेतो देश को पहले वासुतो लैंड कहा जाता था। इथियोपिया देश को पहले एबिसिनिया देश कहा जाता था। बोत्सवाना देश को पहले बेचुआना लैंड कहा जाता था। मलावी देश को पहले न्यासा लैंड कहा जाता था। नीदरलैंड देश को पहले हॉलैंड कहा जाता था। बेलीज को सब पहले ब्रिटिश होंडुरास नाम था। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया था। और इसके बाद हम बात करेंगे बोत्सवाना हो गया। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया था। मडागास्कर का पुराना नाम मालागासी था। जावा का पुराना नाम सुवर्णद्वीप था, ठीक है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का पुराना नाम जायरे था। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। मलेशिया का पुराना नाम मलाया था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से पृथक करती है ये, और बेसिन का विस्तार क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच है। मुहाना इसका मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। तो ये रियो ग्रांडे नदी के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये इसकी विशेषता है भारत एवं चीन के सीमा की मध्य सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, भारत चीन सीमा रेखा को। और निर्माण इसका हुआ था शिमला सिंध के तहत वर्ष 1914 में। ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। नामकरण जो है इसका किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। सर हेनरी मैकमोहन जो है भारत के लिए विदेश सचिव थे और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। मान्यता जो है चीन और भारत द्वारा दिया गया है। अस्थायी नियंत्रण रेखा चीन द्वारा दिया गया और जबकि भारत जो है अस्थायी राष्ट्रीय सीमा द्वारा मान्यता दिया गया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मैगिनाट रेखा की। मैगिनाट रेखा का निर्माण फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से पृथक करता है, ठीक है। मैगिनाट रेखा ऊपरी राइन नदी जो है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्माण करता है, ऊपरी राइन नदी। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं। तो युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया और केनिया तंजानिया के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो वो विक्टोरिया झील बनाती है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है रेड क्लिफ लाइन। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा निर्धारण होता है 49वीं समांतर रेखा के द्वारा। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। सोवियत रूस को फिनलैंड से पृथक करती है तो मैन रहीम रेखा सोवियत को फिनलैंड से पृथक करती है।
अब बात करते हैं देशों की राजधानियाँ। अब उसमें सबसे पहले हम लोग एशिया देश के प्रमुख राजधानियाँ बात करेंगे एशिया महाद्वीप के, ठीक है। तो सीरिया की राजधानी की बात करें तो दमिश्क है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद है, ठीक है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है। इधर बात करते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कंबोडिया की राजधानी न्यूम पेन है। बहरीन की राजधानी मनामा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। तो ये हो गया एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के नाम। इसके बाद ओशिनिया के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो फिजी देश की राजधानी सूबा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। माइक्रोनेशिया की राजधानी पॉलिकीर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है पोर्ट मोरस्बी है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियों के बारे में। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। फिर अब हम देखते हैं उत्तर अमेरिका और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र के प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियां। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ठीक है। होंडुरास की राजधानी तेगुल्सीगल्पा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश में केन्या की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। घाना की राजधानी अक्रा है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ठीक है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है। और दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया या फिर केप टाउन है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एलेंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य कौन सा शहर स्थित है? तो वो सन सिटी है, ठीक है। अर्घानादाब नदी के तट पर स्थित है कांधार शहर, ठीक है। अर्घानदाब नदी के तट पर कांधार शहर स्थित है अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व और पाकिस्तान की सीमा पर, ठीक है। पेडियोस नदी के तट पर निकोसिया जो कि साइप्रस की राजधानी है वो शहर स्थित है। ओंटारियो झील के किनारे कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो शहर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक कौन सा है? तो लहासा शहर है जो कि तिब्बत में है, ठीक है। भौगोलिक उपनाम के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग उसमें देख लेंगे क्या है। देखिए, पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। नहरों का शहर जो है वेनिस या इटली, जो वेनिस है वो इटली में पड़ता है, उसे नहरों का शहर कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक नहर है। पूर्वी समुद्र की सामनी जो है श्रीलंका को कहा जाता है। श्वेत हाथियों की भूमि जो है थाईलैंड देश को कहा जाता है। झीलों की वाटिका जो है फिनलैंड को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर झील सबसे ज़्यादा है। प्रातःकालीन शांत स्थल जो है कोरिया को कहा जाता है। इसके बाद भारत के प्रमुख शहरों एवं राज्यों के भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर या भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। इसके बाद मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रमुख भौगोलिक उपनाम में नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। पंच नदियों का भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। भारत की नदियों के उपनाम देखते हैं तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक जो है दामोदर को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है गंगा नदी को कहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं।
तो स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है, म्यांमार को कहते हैं, ठीक है। पवित्र भूमि के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिलिस्तीन या जेरूसलेम को जानते हैं। धूम्र नगर के नाम से किसे जानते हैं, शिकागो यूएसए को कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बैकाल झील को दिया जाता है। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, तो एबरडीन को कहा जाता है। छोटा नागपुर की राजधानी के नाम छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो नेतरहाट जो कि झारखंड में पड़ता है उसे कहते हैं। नदियों का देश उपनाम किसे कहते हैं, बांग्लादेश को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जलमंडल के बारे में। तो प्रमुख महासागर देखते हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल देखते हैं। प्रमुख महासागर जो है उनके क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम महासागर में प्रशांत महासागर की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद अटलांटिक महासागर देखते हैं तो 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। अंटार्कटिक महासागर का जो है 2.6 से लेकर 18.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हिंद महासागर की बात करें तो 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे हम बात करते हैं महासागरीय तल के उच्चावच के बारे में, ठीक है। अब देखिए महाद्वीपीय ढाल है और सागरीय नितल मैदान है। इसके बाद गुयाट है जो इस तरीके से उठा होता है, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अगर जल के मतलब महासागर के अंदर जल है, जल टाइप पर्वत टाइप बना है, वो भी डूबा हो तो उसे कटक कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जल भरा हुआ हो जहाँ ये टापू टाइप निकला हो तो इसे ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नीचे अगर ज़्यादा गहराई में जाए तो इसे गर्त कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक कहते हैं इस तरीके से टाइप को। इसके बाद केंद्रीय भ्रंश इस तरीके से कहा जाता है इसको, और समुद्र तल इस टाइप के इस तरीके से कि समुद्र तल इसको कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ टाइप हैं महासागरीय तल के उच्चावच, तो ये आपको जानना जरूरी है। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है उसे डेटम रेखा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल पानी से ढका भाग है लगभग 2/3, ठीक है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो गहरे सागरीय मैदान जो है सबसे विस्तृत भाग है। इसके बाद 90 ईस्ट रिज स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है। सागरीय नितल के प्रमुख उच्चावच 4 हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख सागर की। तो पृथ्वी के सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने और भोजन और ऑक्सीजन को प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक जो है भूमिका निभाते हैं। अब विश्व के प्रमुख सागर की बात करें तो ये मैप द्वारा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले काला सागर के सीमा स्पर्शी देश की बात करेंगे। काला सागर के सीमा स्पर्शी देश की बात करेंगे तो काला सागर के यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया और तुर्की, इतने सारे देश जो हैं काला सागर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। फिर कैस्पियन सागर के सीमा स्पर्शी देश की बात करें तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। इतने सारे देश जो कैस्पियन सागर से स्पर्श करते हैं। अब बात करेंगे तो टेरहेनियन सागर के सीमा स्पर्शी क्षेत्र जो है वो सार्डिनिया, कोर्सिका और सिसिली जो कि इटली में पड़ता है, ये 3 क्षेत्र हैं जो कि टेरहेनियन सागर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। अरल सागर की बात करें तो मध्य एशिया में स्थित एक झील है और इससे स्पर्शी देश जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो भूमध्य सागर है। वो सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है काला सागर को। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। वो जो सागर को काला सागर से कौन जोड़ता है, तो कर्च जल डमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। टर्की या तुर्की कहाँ पर स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। आगे बात करते हैं तो पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ कौन सा सागर है, तो सारगैसो सागर है, ठीक है।
सारगैसो समुद्र की विशेषता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है सारगैसो। ठीक है। लाल सागर उदाहरण है, अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। ओएमटी का पूरा नाम क्या है, तो महासागर औसत तापमान इसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण चीन सागर की। दक्षिण चीन सागर जो है इसकी अवस्थिति की बात करें तो चीन के दक्षिणी भाग में स्थित एक सीमांत सागर है और इसका प्रमुख भाग जो है प्रशांत महासागर का है। ये विस्तार क्षेत्र की बात करें तो चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम में इसका विस्तार क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। अधिकतम गहराई की बात करें तो 5016 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। इसके बाद हम बात करेंगे लवणता की। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज की बात करें तो 77% सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10%, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट लगभग 3.5%, फिर पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आता है, जो कि ऐसे इस तरीके से लवण जो है साल्ट जो है समुद्र में होते हैं। ठीक है। विश्व के प्रमुख सागर एवं झील, अब उसकी लवणता के बारे में बात करें तो मृत सागर की लवणता जो है वो 238% है। वान झील जो कि तुर्की में है इसका 330% है। ठीक है, लवण है। कैरिबियन सागर में 35 से 36% लवणता है। भूमध्य सागर की बात करें तो 37 से 39% लवणता है और लाल सागर की बात करें तो 36 से 41% लवणता है। ग्रेट साल्ट लेक की बात करें तो 220% लवणता है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। अब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की बात करें तो इसके कारक क्या हैं। उत्पत्ति के कारण तो पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, इसके कारण भी है, तापमान में भिन्नता के कारण, वर्षा के प्रभाव के कारण, और इसके बाद घनत्व में भिन्नता के कारण, वाष्पीकरण के कारण, वायु दाब तथा हवाओं के कारण जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। आगे हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन। तो तट की दिशा तथा आकार में परिवर्तन, तलीय आकृतियों में परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी के भ्रमण का परिवर्तन के कारण। ठीक है, ये 4 कारण हैं जो कि महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्रम धाराओं के बारे में बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, फ्लोरिडा की धारा, ये सारी गर्म धाराएं हैं। और इसके बाद गल्फ स्ट्रीम की धारा और नॉर्वे की धारा, ये सारी गर्म धाराएं। ठीक है। अब बात करेंगे ठंडी धाराओं की तो बेंगुला की धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा, फॉकलैंड की धारा, ये सारी ठंडी धाराएं हैं। और लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, ये भी ठंडी धारा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रशांत महासागर की ठंडी धारा और गर्म जल धाराओं के बारे में। ठीक है। तो देखिए गर्म जल धाराओं में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अल्यूसियन की धारा, उत्तरी विषुवत एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, क्यूरियोसियो की धारा, जो कि ये गर्म जल धाराओं में आती हैं प्रशांत महासागर की। ठीक है। और प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराओं में ओयासियो की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, ये सारी ठंडी धाराओं में आती हैं। ठीक है। हिंद महासागर के गर्म धारा और ठंडी धारा की बात करें तो हिंद महासागर के गर्म धाराओं में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा आती है और पछुआ पवन की धारा आती है। ठीक है। और गर्म धारा की बात करें तो विषुवत रेखीय गर्म धारा, मोजाम्बिक की धारा, अग्लहास की धारा, ये गर्म धाराओं में आती हैं। महासागरीय गर्त की बात करें तो महासागरीय गर्त जो है महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। ठीक है। अब उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त की बात करें तो क्यूराइल है, मेरियाना गर्त है, जापान का गर्त है, यूलिसियन गर्त है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रमुख गर्त हैं। ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त की बात करें तो टोंगा गर्त है, करमेडक गर्त है, कमडिक गर्त है, अटाकामा गर्त है। ठीक है। इसके बाद हिंद महासागर के प्रमुख गर्त की बात करें तो सुंडा गर्त है, जावा गर्त है और डायामेंटीना गर्त है या फिर परीखा गर्त है। ठीक है। अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त की बात करें तो पोर्टो रिको गर्त जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, रोमांचे गर्त जो कि विषुवतीय अटलांटिक महासागर में, सैंडविच गर्त जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद हम परीक्षा उपयोगी तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है, तो वो है मरियाना या फिर चैलेंजर गर्त, जो कि लगभग 11,033 मीटर गहरा है। हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है, जावा गर्त। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है, सोडियम क्लोराइड का।
जल लवणता प्रदूषण को दर्शाता है, हेलोक्लाइन को दर्शाता है। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है, तो असल झील है जो कि 348% पाई जाती है, ये इसमें सर्वाधिक लवणता होती है। अब विश्व की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विश्व की नदियाँ, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। नदियों को सभ्यता का पालना, यह एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंध घाटी क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले यांगटीसी नदी के बारे में, ठीक है। यांगटीसी नदी का जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो चीन में ये बहती है, लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। मुहावना इसका प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। आगे बात करते हैं तो साल्वीन नदी के बारे में देख लेते हैं। साल्वीन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है तिब्बत है। मुहाना इसका मर्तबान की खाड़ी यानी अंडमान सागर में गिरती है, ठीक है। डेन्यूब नदी के बारे में बात करें तो उद्गम क्षेत्र जो है जर्मनी है। विशेषता क्या है, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना जो है काला सागर में है, यानी कि काला सागर में गिरती है ये। इसके बाद आमूर नदी की बात करें तो इसकी विशेषता है रूस एवं चीन की सीमा से होकर यह अपवाहित यानी बहती है, और इसका मुहाना जो है तरतारी की खाड़ी यानी प्रशांत महासागर में जाकर ये गिरती है। इसके बाद राइन नदी की बात करें तो उद्गम स्थल जो है स्विस आल्प्स पर स्थित रेनवाल्डहान ग्लेशियर से इसका निकलता है। मुहाना जो है उत्तरी सागर में है। और तटीय शहर की बात करें तो बान जो कि जर्मनी में पड़ता है, जो इसका तटीय शहर है, ठीक है। विशेषता क्या है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम अंतरस्थलीय जल मार्ग वाली ये नदी है। टिग्रिस नदी की बात करते हैं तो टिग्रिस नदी का उद्गम क्षेत्र जो है टारस पर्वत है। मुहावना ये फारस की खाड़ी में गिरती है। अफवाह क्षेत्र ये इसका जो है तुर्की, इराक और सीरिया जगहों पर है। इसके बाद वोल्गा नदी की बात करें तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और उद्गम क्षेत्र जो है वाल्दाई की पहाड़ियों से होता है। मुहावना इसका कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका की प्रमुख नदियों की बात करें तो कांगो नदी सबसे पहले उसमें आता है। कांगो नदी का अन्य नाम है जायरे नदी, ठीक है। लंबाई इसकी 4700 किलोमीटर है लगभग। विशेषता क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार विभाजन करती है जायरे या कांगो नदी। अपवाद क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी की बात करें तो ये इसका उद्गम जो है फोटा जालान पठार है, और मुहावना यह गिनी की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले नदी है सत अल अरब, जो कि ईरान एवं इराक की सीमा रेखा निर्धारित करती है। यालू नदी जो है उत्तर कोरिया एवं चीन की सीमा रेखा निर्धारित करती है। महाकाली नदी जो है भारत एवं नेपाल की सीमा रेखा निर्धारित करती है। काला दान जो है भारत एवं म्यांमार की। नीपर नदी जो है बेलारूस और यूक्रेन की। ऑरेंज नदी जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की नदी का सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कांगो नदी के बारे में। कांगो नदी जो कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ड्यूरो नदी जो है पुर्तगाल एवं स्पेन की सीमा रेखा के निर्धारण करती है, ठीक है। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों की बात करें कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो मैकेंजी नदी है उत्तरी अमेरिका में, नेल्सन नदी है, हडसन नदी है, मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी है, कोलोराडो नदी और सेंट लॉरेंस नदी जो कि उत्तरी महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों में से हैं, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, कौन सी है, तो अमेजन नदी। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में इसका अफवाह क्षेत्र है। अफ्रीका की वो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। हिमानी झील इटास्का स्रोत है, तो मिसिसिपी नदी का स्रोत है, ठीक है। म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है, इरावदी नदी को जाना जाता है। इटली की गंगा की संज्ञा किसे दी जाती है, इटली की गंगा जो है पो नदी को दिया जाता है। पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजियो सागर में गिरती है, वो है डॉन नदी, ठीक है। वह 2 नदियां जिनके परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है, वो है श्वेत नील और नीली नील, ठीक है। वो नदी जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा के निर्धारण कौन सी नदी करती है, पराना नदी करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक 5 लंबी नदियां की लंबाई, ठीक है। तो नील नदी की लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर है। अमेजन नदी की बात करें तो 6400 किलोमीटर है। यांगटीसी नदी की बात करें तो 6300 किलोमीटर है। येनिसी अंगारा या सेलिंग नदी की बात करें तो 5539 किलोमीटर है। मिसिसिपी मिसौरी या जेफरसन नदी की बात करें तो 6275 किलोमीटर। ये विश्व की सर्वाधिक 5 लंबी नदियाँ हैं।
नदियों के किनारे स्थित नगर की बात करते हैं तो देखिए, यूरोपीय नदियों के किनारे स्थित नगर रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन शहर जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। कीव शहर जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडम शहर जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। आगे हम बात करते हैं एशियाई नदियों के किनारे स्थित नगर। तो देखिए, यांगून शहर जो है इरावदी नदी के किनारे स्थित है। हनोई शहर जो है लाल नदी के किनारे स्थित है। नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो जो है वो अराकाव नदी के किनारे स्थित है। संगाई जो है यांगटीसी कांग नदी के किनारे स्थित है। चटगांव जो है कर्णफूली नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदियों के प्रमुख नगर की बात करें तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्यूबेक सिटी जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद न्यू ऑरलियंस सिटी जो है ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। ओटावा जो है ओटावा नदी के किनारे स्थित है। परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य महासागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली संबंधित है, मध्य ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ठीक है। सर्वाधिक द्वीपों की संख्या कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित वह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है तो वो सेंट मार्टिन द्वीप है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है, स्वान नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान का लाहौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर जो है किस नदी पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी पर स्थित है। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर नदी में, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। ठीक है। इसके बाद द्वीप की बात करेंगे तो प्रमुख द्वीप में देखते हैं। द्वीप जो है स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह द्वीप का परिभाषा हो गया। अब विश्व के प्रमुख द्वीप की बात करें तो मैप में आप लोग देख सकते हैं कितने सारे द्वीप हैं। ठीक है। अब इसमें हम कुछ प्रमुख द्वीप की बात करेंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक अवस्थित तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और विश्व का बृहत्तम द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। डेनमार्क के ये अधीन है भी। राजधानी के नाम है नूक। ठीक है। क्षेत्रफल लगभग इतने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जापान द्वीप समूह की बात करें तो सुदूर उत्तर में स्थित होक्काइडो द्वीप है। मध्यवर्ती भाग में स्थित होन्शु द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। और दक्षिण पश्चिम में भाग स्थित जो द्वीप है शिकोकू और क्यूशू द्वीप। तो ये 4 द्वीप जो है जापान में, तो आपको इनको याद रखना। आगे बात करते हैं बोर्नियो द्वीप का विस्तार। तो इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया में है। ठीक है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है उसे क्या कहते हैं? बोर्नियो कहा जाता है। विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? क्रमशः न्यू गिनी और बोर्नियो द्वीप है। विश्व का चौथे सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मडागास्कर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं झीलें एवं जलप्रपात। तो सामान्यतः झील जो है सामान्य रूप से झील भूतल के वहीं विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होते हैं। ठीक है। तो ये हुई झील के परिभाषा की बात। 7 महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील है। यूरोप महाद्वीप में लाडोगा झील है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सुपीरियर झील है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टिटिकाका झील है। अंटार्कटिका में ओस्टोक झील है। इतने जो 7 महाद्वीप, टोटल 7 महाद्वीप के सबसे बड़ी झीलों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं सतह से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। तो कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर है, तीसरा विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। ये 5 झीलें जो है विश्व सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे 5 बड़ी झीलें हैं। इसके बाद अब हम सुपीरियर झील की बात करें तो कनाडा में थंडर बे और डुलूथ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में स्थित नगर है। ठीक है। सुपीरियर झील जो है सुपीरियर झील के किनारे थंडर बे जो कि कनाडा में स्थित है और डुलूथ शहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और शिकागो शहर जो मिशिगन झील के पास में स्थित है। ओंटारियो जो है टोरंटो शहर और हैमिल्टन शहर दोनों कनाडा है, ओंटारियो झील के पास स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूरॉन झील के पास, तो लावास और कैसविल्ले जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पड़ता है झील। इरी झील के पास टोलेडो शहर, क्वींसलैंड शहर और बफेलो शहर, ये तीनों शहर जो इरी झील के पास स्थित है। इसके बाद विश्व की 5 सबसे गहरी झीलों की बात करें तो पहला है बैकाल झील, दूसरा है टांगानिका झील, तीसरा है कैस्पियन सागर झील, चौथा है वोस्टोक झील और 5वां जो है सैन मार्टिन या ओहिंगिस झील।
ये 5 झील जो है सबसे गहरी झीलें हैं विश्व की। अब विश्व की प्रमुख झीलों की बात करें तभी विश्व की प्रमुख झीलों मैप में आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झीलें कौन कौन सी हैं? तो पहला कैस्पियन सागर है, दूसरा बैकाल झील है, तीसरा टांगानिका है, चौथा सुपीरियर और पांचवा मलावी झील है। ये जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 बड़ी झीलें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यह हो गया जलप्रपात की परिभाषा, ठीक है। अब प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा या फिंगर झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है जाम्बेजी नदी से संबंधित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा नदी पर स्थित है। सांटो एंचल जलप्रपात के बारे में जान लेते हैं। विशेषता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात, ठीक है। ऊंचाई इसकी 979 मीटर है और ये कहाँ पर अवस्थित है? वेनेजुएला में रियो करोनी नदी पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात में, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। रिब्बन जलप्रपात जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। टुगोला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो विश्व के प्रमुख जलप्रपात हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे नहरों के बारे में। तो स्वेज नहर की बात करें तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है, ठीक है। और ये स्थिति इसकी बात करें तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र और अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और विशेषता की बात करते हैं तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था 26 जुलाई 1956 को। और स्वेज नहर जो है भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कमी करता है स्वेज नहर। आगे हम बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम क्या है? टिटिकाका जो कि पेरू और बोलिविया शहर में स्थित है, वो सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल झील। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और ईरी में से वो झील जो पूर्वतः अमेरिका में स्थित है उसका नाम है मिशिगन झील, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का क्या नाम है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें, देश एवं उनसे विशिष्ट तथ्य के बारे में। देखिए कील नहर की स्थिति जो है जर्मनी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। उत्तरी सागर नहर जो है इसकी स्थिति जर्मनी, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। वेलैंड नहर जो है ये कनाडा, इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। इसके बाद ओल्गा डान नहर जो है रूस और स्टालिनग्राड एवं रोस्टोव के मध्य स्थित है, ठीक है। अल्बर्ट नहर की बात करें तो बेल्जियम, एंटवर्प एवं लीग के मध्य स्थित है। सू नहर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के मध्य स्थित है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में न्यू वाटर वे नहर जो कि जर्मनी देश से संबंधित उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पनामा नहर की। तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है और अधिकार क्षेत्र जो है पनामा देश का है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ता है, ठीक है। अभी पनामा नहर चर्चित था। विश्व के प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। तो बांध एक अवरोध है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। इस जलाशय के माध्यम से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आपूर्ति आदि की जाती है, ठीक है। तो ये था परिभाषा, विश्व के प्रमुख बांध या बांध की परिभाषा थी। अब विश्व के प्रमुख बांध में देखते हैं अस्वान बांध। अस्वान बांध जो ये मिस्र में है स्थित है और ये इसका निर्माण जो नील नदी पर किया गया है। दूसरा है ग्रैंड कुली बांध जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह कोलंबिया नदी पर किया गया है। तीसरा है करीबा बांध जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और इसका निर्माण जाम्बेजी नदी पर किया गया है। चौथा है ओरोविले बांध जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह फीदर नदी पर किया गया है। विश्व के कुछ प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं। तो उसमें से देखते हैं इतेपू बांध। इतेपू बांध जो इसका निर्माण पराना नदी पर किया गया है। हुबर बांध का निर्माण जो है कोलोराडो नदी पर किया गया है। जियावान बांध का निर्माण जो है मेकांग नदी पर किया गया है। नूरेक बांध का निर्माण जो बक्स नदी पर किया गया है। कुर्बे बांध का निर्माण जो कुर्बे नदी पर किया गया है। फिर अब हम बात करेंगे वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्य, जंतुओं, जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए, जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। वायुमंडल की अस्थायी गैसें एवं उनका द्रव्यमान परिस्थिति के बारे में देखेंगे,
ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण गैस है जो कि 78.8% वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरे नंबर पर है, 20.95% पाई जाती है। ऑर्गन जो है 0.93% पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.036% पाई जाती है। नियॉन की बात करें तो 0.002% पाई जाती है। क्रिप्टॉन की बात करें तो 0.001% पाई जाती है। हीलियम की बात करें तो 0.0005% पाई जाती है। हाइड्रोजन की बात करें तो 0.4x05% पाई जाती है। और जिनान की बात करें तो 4x09% पाई जाती है पॉइंट में। इसके बाद चक्रवात एवं स्थानीय नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, विली चक्रवात जो ये ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय नाम है। हरिकेन चक्रवात संयुक्त राज्य में कहते हैं। टाइफून जो है चीन में कहते हैं चक्रवातों को। बागियो जो है ये फिलीपींस में कहा जाता है। और चक्रवात या साइक्लोन भारत में कहा जाता है। टॉर्नेडो जो है ये कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है। विश्व की पवनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में फॉन या गर्म पवन प्रकृति होती है। एड्रियाटिक तट पर जो है बोरा ठंडी प्रकृति की होती है। स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल ठंडी प्रकृति की होती है पवन। ठीक है। इसके बाद मिस्र में जो है खमसिन जो है कि गर्म प्रकृति की होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक जो कि गर्म हवाएं होती हैं। हबूब जो है ये सूडान ठंडी हवाएं होती हैं। सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर तक सिराको जो कि गर्म हवाएं होती हैं। और इटली में रुधिर वर्षा इसी सिराको हवा करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषताएं। तो क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर होता है। प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री दर से तापमान में कमी आती है। समस्त मौसमी घटनाओं से संबंधित परत यह है। ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो विषुवत रेखा पर अधिक होती है, ध्रुवों पर कम होती है। और बादल, कोहरा, आंधी, तूफान क्रियाओं से संबंधित है सब सारे क्षोभ मंडल। ठीक है। वायुमंडल का स्थिरीकरण की बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसके बाद ट्रोपोपाज, फिर समताप मंडल, फिर स्ट्रेटोपाज, फिर मध्य मंडल, फिर मेसोपाज, फिर तापमंडल। ठीक है। वायुमंडल की संरचना में देख लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडल की संरचना जो है ये सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा है। इसके बाद ओजोन मंडल। ठीक है। अब इसमें देखिए 15 किलोमीटर लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है क्षोभ मंडल में। और ओजोन मंडल के बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में उल्काएं टाइप की होती है। ठीक है। बादल जो होती हैं और पक्षियाँ ये सब क्षोभ मंडल के तहत उड़ती हैं और बादल भी होता है। ठीक। इसके बाद मध्य मंडल आता है जिसमें उल्काएं पाई जाती हैं और एवरेस्ट शिखर भी क्षोभ मंडल में। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल में जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती हैं। ठीक है। रेडियो तरंगों को परावर्तित कहाँ से होता है? आयन मंडल से होता है। ठीक है। और ऊंचाई के साथ तापमान इसमें बढ़ता है। इसके बाद आता है वायुमंडल जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक वहाँ पर तापमान होता है। अब आगे हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के विशिष्ट तथ्य के बारे में। तो परिभाषा देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है। ठीक है। वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के किया जाता है वो क्या नाम है उसका? आयन मंडल का। ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में स्थायी गैसों के उदाहरण कौन कौन से? मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। ठीक है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल है। आगे बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। ठीक है। इसकी अवस्थिति जो है समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विशेषता क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकना इसकी विशेषता है। ठीक है। सिरस बादल, समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल जो सिरस बादल होते हैं। स्ट्रेटोपाज, समताप मंडल का ऊपरी सीमा जो है उसे स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। समताप मंडल के बारे में जान लेते हैं। तो व्यावसायिक जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थिति से संबंधित यह परत होती है। नगण्य मात्रा में मौसमी घटनाओं से संबंधित होती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा का अत्यंत कम होता है इसमें। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है समताप मंडल और इसकी अवस्थिति जो है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्थित होता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल का विस्तार क्षेत्र धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में कमी आती है। मेसोपोज, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य मंडल के बाद ताप मंडल की। ठीक है। ताप मंडल का विस्तार क्षेत्र मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय भाग होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है। उपमंडल की बात करें तो इसमें आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है। दो जो है ये मंडल उपमंडल है। इसके बाद आयन मंडल की बात हम करेंगे
तो इसका विस्तार क्षेत्र जो है लगभग 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है और इसमें विभिन्न परतें हैं। डी परत है जो कि निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ई परत है जो कि उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती है। इसके बाद एफ तथा जी परत है जो कि आयन मंडल की प्रमुख परतों का उदाहरण है। एफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। विशेषता क्या है, तो ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश घटनाओं से संबंधित होती है। ठीक है, इसके बाद बहिर्मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी विशेषता संचार उपग्रहों को स्थापित करने से संबंधित ये परत होती है। ठीक है, तो ये था पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि जीएस दृष्टि के सामान्य भूगोल के समान और चित्रात्मक प्रस्तुति से पुस्तक से नोट्स था। तो सारा का सारा इसमें डिस्कशन हुआ और देखा गया। तो पूरी एक ही वीडियो में सारी भूगोल ख़त्म हो गई। तो आप लोग पूरा देखिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि ये आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।